हम्म, दिए जल उठे। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक मधुकर उपाध्याय दिया हुआ है। इसके लेखक का नाम है मधुकर उपाध्याय। ठीक है। सबके हाथ में पेंसिल है? हाँ, हेलो। सब लोग हाथ में पेंसिल रखो और जहां जहां जो जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ या जो भी रहेगा उसको अंडरलाइन करते चलोगे। ठीक है, चलिए। कोई मुझे बता सकता है कि ये दिए जल उठे शीर्षक जो दिया हुआ है, ये कब, दिए कब जलाया जाता है? बताइए, दिया कब जलाया जाता है? हाँ, नहीं, एक तो दिवाली का प्रतीक है कि श्री रामचंद्र जब वापस आए थे अयोध्या, खुशी जाहिर करने के लिए अयोध्या वासियों ने और पूरे देशवासियों ने ये दिया जलाकर उनके आने का, उनका एक तरह से स्वागत किया। दूसरा, दिया या दीपक हम तब जलाते हैं जब अंधेरा होता है। ठीक है, अंधेरे को दूर करने के लिए भी हम लोग दीपक जलाते हैं ना। तो इस तरह से कितने कैंडिडेट अभी हुए? अभी तक आने का काम जारी ही रहता है। इतना स्लो। 12 बज के 5 मिनट हो गया, अभी भी सवाल। 22। तो अंधेरा भगाने के लिए भी हम दीपक जलाते हैं ना। मान लीजिए कहीं अचानक अंधेरा है और वहां हमको लगता है या तो कैंडल जलाते हैं या फिर दीपक जलाते हैं। तो यहाँ दिए जल उठे। आखिर कोई ऐसा कोई ऐसी घटना घटित हुई थी कि लोगों को, कहाँ के लोगों को क्यों दिए जलाने की नौबत आई? यानी अंधेरा भगाना था या किसी का स्वागत करना था, क्या करना था जिसके कारण लोगों को दिया जलाना पड़ा? तो दिए जल उठे ये शीर्षक जो है मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित है। चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय पढ़ लें। मधुकर उपाध्याय का जन्म 1956 में उनका जन्म हुआ था। और ये सिर्फ यहाँ 1956 दिया हुआ है उनका जन्म के बारे में, इसका मतलब अभी वे जीवित हैं। ठीक है। वैसे तुम लोग देखोगे कि जिस जिस लेखक के नाम के आगे जन्म के साथ डैश देकर एक और जन्म रहता है तिथि, तो उसका मतलब जैसे S.K. पोट्टेकर 1913-1982, इसका मतलब उनका जन्म हुआ 1913 में और उनकी मृत्यु हुई 1982 में। लेकिन यहाँ सिर्फ 1956 दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो अभी हमारे बीच हैं। तो मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और खास तौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक किताब थी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर, एक उनकी पुस्तक थी 50 दिन 50 साल पहले। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी सराहा गया। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विद्या और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। यानी आजकल वो किस पोस्ट पर हैं? लोकमत समाचार के प्रधान संपादक यानी चीफ एडिटर के पोस्ट पर आज भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये लेखक का परिचय हुआ। अब आगे मैं इस दिए जल उठे पाठ को आप लोगों को समझा रही हूँ। कितना स्ट्रेंथ हो गया टिल नाउ?
अभी तक? देखकर बता दो कोई। अच्छा, ठीक। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है। हाँ, सबके यहाँ आज पूजा? तो पूजा तो मेरे यहाँ भी मैंने भी किया है, लेकिन पढ़ाने का काम तो कर रही हूँ ना। तो पढ़ाने से ज्यादा पढ़ना भी जरूरी होता है बच्चों। पूजा अपनी जगह है, माता पिता करेंगे। बच्चों की पूजा है। हाँ। अ- तो अभी बच्चों की पूजा पढ़ाई है ना। तुम लोग की सबसे पहली पूजा और सबसे महत्वपूर्ण पूजा भी पढ़ाई है। चलिए, एनीवे, रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा का बच्चों देखो यहाँ शब्दार्थ दिया है, मनाही का आदेश, निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। ये लेखक कह रहे हैं कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। रास एक जगह है जहां पर बूढ़ा बरगद से तात्पर्य क्या है? बूढ़े बरगद से क्या समझ में आ रहा है? बताइए कोई। बूढ़े बरगद से क्या अर्थ समझ में आ रहा है? सिर्फ पेड़? बूढ़ा शब्द क्यों लगाया गया है? बूढ़े शब्द की विशेषता, विशेषण शब्द क्यों लगाया गया बरगद के लिए? हाँ, हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत पुराना बरगद का पेड़। और जिस तरह से एक मनुष्य बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बहुत बूढ़ा है, बहुत बुजुर्ग है। ठीक इसी तरह ये पेड़ जो है, बरगद का तो है, लेकिन बहुत पुराना होने के कारण उसके लिए लेखक ने यहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है, बूढ़े बरगद। यानी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना पुराना होता है, उसके आंखों के सामने बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो ठीक इसी तरह इस बूढ़े बरगद ने, रास में स्थित यह बूढ़ा बरगद, ये बहुत पुराना पेड़, और इसने उस दृश्य को देखा था। कौन सा दृश्य था? दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों के आग्रह पर उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने वहां उनसे अनुरोध किया कि आप, ये घटना उस समय की है बच्चों जब हमारा देश आजाद नहीं था। तो बहुत सारे नेता जगह जगह पर जाते थे, लोगों को एकत्रित करते थे और देश की आज़ादी के लिए उनके मन में आज़ादी की भावना को भरने का काम करते थे। कभी समाचार पत्र में कुछ लिखकर देश के लिए, कभी जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके भाषण देकर। तो इस तरह से उन्होंने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। 1 मिनट। इसमें ढाल लीजिए, इसमें ढाल के उसको यहाँ रख दीजिएगा। हाँ, वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में कहाँ लाया गया? बोरसद की अदालत में। बच्चों, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एमसीक्यू जब भी, या एक वाक्य का जो भी प्रश्न हो, एमसीक्यू में खासकर इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं।
तो ये सब आप लोग इसको अंडरलाइन करके रखिएगा कि पहले तो वल्लभ भाई पटेल को कहाँ पहुंचना था, 7 मार्च को रास पहुंचना था, तो ये याद रखिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर वल्लभ भाई को लाया गया बोरसद की अदालत में, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। अपराध क्या था उनका, बताइए, कौन सा अपराध उन्होंने किया था? फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने कोई अपराध किया था जिसके कारण उनको लाया गया पुलिस अदालत में? बताइए, बताओ, फर्स्ट स्टेंजा में क्या उन्होंने कहा किया था जिसके कारण उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको अदालत में लाया गया? बताओ बच्चों, जल्दी बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, मैं समझा रही हूँ। हेलो, हेलो, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? बोलो जल्दी। नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाती हूँ कि उन्होंने कौन सा अपराध किया था। हाँ, ईशानी, ईशानी, चलो बताओ। वल्लभ भाई पटेल ने कोई अपराध किया था क्या जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा? नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वहां के लोगों द्वारा, राष्ट्र के लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप 2 शब्द कहें। इसी 2 शब्द को कहने के लिए, ठीक है, इसीलिए उन्हें 2 शब्द कहना पड़ा और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इंगित करते हुए, यानी देशवासियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने सिर्फ भाइयों और बहनों, और सिर्फ उन्होंने एक ही चीज पूछा था कि क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? और उनके इसी एक बात के लिए मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। और निषेधाज्ञा यानी आप किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक लोगों से बस इतना ही पूछा, जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई। उस समय कलेक्टर कौन था? शिलीडी, उसके आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। जज सोचने लगा कि भाई आखिर इन्होंने क्या अपराध किया, कोई ऐसा कुछ जुर्म किया नहीं, कोई अपराध किया नहीं, अब इनको कैसी सजा दी जाए। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। लेकिन पटेल को 500 रुपया जुर्माना भी देना पड़ा और 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब अशांत या नाराज। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। मैं चलता हूँ। पटेल जब कार में बैठे तो क्या कहा उन्होंने? आश्रमवासियों से और गांधी से कि मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे थे?
कोई बताए पटेल कहाँ जा रहे थे कार में बैठकर? हाँ, हाँ, वेरी गुड, जेल जा रहे थे। हाँ, बोलो। हाँ, रूब? रूब कहाँ है बेटा? किस संदर्भ में? कौन सी पंक्ति में? हाँ, रूब है कि रूबरू है? हाँ, इसी पाठ में है। तो वो पूछो ना कि किस पाठ में है, किस संदर्भ में है। हाँ, 7th लाइन में। पेज पेज 43 में। कहाँ पर है 7th लाइन में? रूब नहीं है, रोब है। रोब मतलब उनका। हाँ, ये उनका रोब ही था। रोब मतलब उनका प्रभाव। रूब तो नहीं है। रोब का मतलब होता है किसी का प्रभाव, है ना? बताओ, तुम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हो सही वर्तनी। कैसे तुम लोग पढ़ोगे जी? हिंदी कैसे तुम लोग की सीख होगी? और पढ़ने की आदत भी, यहाँ पर तो पटेल का रोब ही था कि यहाँ पे है, लगता है कि पटेल का रोब ही था। रोब मतलब उनका प्रभाव। क्योंकि उस समय के पुलिस वाले जो थे, वो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज की सरकार थी, और पुलिस वाले भी उन्हीं की बात मानते थे, और अपने भारतीयों की नहीं। चाहे अपने भारत का नेता कितना भी रोबदार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग डरते थे। लेकिन ये वल्लभ भाई पटेल का ये प्रभाव था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी, और सड़क पर ही गांधी और पटेल थोड़ी देर के लिए उन दोनों की मुलाकात हुई, और पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधियों से कहा, गांधी जी से, कि मैं अब चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया मतलब अंग्रेजों की इस कार्य की निंदा हुई, उनकी भर्त्सना हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना मतलब निंदा। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पारित मतलब पास होना। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर, नजीर मतलब उदाहरण, पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब यहाँ पर देखिए, शब्दार्थ को अंडरलाइन कर लीजिए। भर्त्सना, नजीर, सबका नीचे अर्थ दिया हुआ है। पटेल की गिरफ्तारी जब हो गई, तो देश भर में, पूरे देश के जो लोग थे, भारतवासी, उन्होंने उसकी भर्त्सना की। किसी भी कार्य के परिणाम होने वाला कार्य, उसको कहा जाता है भर्त्सना, उसकी बुराई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, और इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति के सिद्धांत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट ऑफ स्पीच। पढ़े हो ना तुम लोग? हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी किसी भी बात को बोलने की आजादी। राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पढ़े हो ना? कि किसी भी बात को बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उस पर एक तरह से, उस सिद्धांत पर एक हमला है। आखिर पटेल ने कोई गलत काम कहाँ किया था? वो तो राष्ट्र के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि भाई कुछ आज़ादी के संदर्भ में या कुछ आप बोलिए। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने भाव को प्रकट करना, ठीक है? अभिव्यक्त करना यानी उसको प्रकट करना। तो बेचारे पटेल ने वहाँ के लोगों को एक तरह से ये इंडिकेट करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप लोग, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा था कि आप लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, और सिर्फ इतना पूछना ही सरकार की नज़रों में वो दोषी करार दे दिए गए, और उनको ये अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? उनको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी जो है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है।
भारत सरकार एक ऐसी नजीर यानी एक ऐसी उदाहरण पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रात में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य मतलब शानदार। यहाँ दिया हुआ है 5 नंबर में। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों की खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। तो दरबार में जो रहने वाले लोग थे उनकी मुख्य बस्ती कहाँ थी? कनकापुरा और उससे सटा हुआ गांव देवण। दरबार लोग, अब दरबार किसको कहे जाते थे? दरबार लोग जो होते थे वो रियासतदार होते थे। रियासत का मतलब होता है रियासत या इलाके का मालिक, उनको दरबार कहे जाते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। ये दरबारी जो लोग थे अपने सुख आराम चैन सब की जो जिंदगी थी उसको छोड़कर ये लोग आकर सब कुछ छोड़ दिए थे। और ये लोग आकर कहाँ बस गए थे? दरबार के लोग सब कनकापुरा और उससे सटे देवण में लोग का अपनी मुख्य रूप से इनका घर था, लेकिन वे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर रात में आकर बस गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। ये सब याद रखिएगा, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर में प्रश्न आ सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब और कहां होने वाली थी। प्रश्न समझ में आ रहा है बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चन में यह बन सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब और कहां होने वाली थी। तो कब का उत्तर हो गया 21 मार्च, और कहां? तो साबरमती के तट पर। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने राष्ट्र में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण मतलब यात्रा, यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, प्रयाण मतलब यात्रा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी होगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य का अर्थ होता है प्रभुत्व, यहाँ शब्दार्थ दिया है, ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास्ते में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी यानी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? ये किसने कहा बताइए? गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने अपने भाषण में पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा
कि सरदार पटेल को जो सजा मिली है, क्यों मिली है? आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी, यानी कुछ ऐसे गंदे लोग जो गंदगी की तरह गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है? गांधी जी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? गांधी जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे लोग जो देश की आज़ादी के लिए सिर्फ भाषण दे रहे हैं या लोगों को एकत्रित करके बात कर रहे हैं, और ये लोग उनको क्या सोच रहे हैं? राजद्रोही। तो और फांसी की सजा दे दें या जेल में बंद कर दें, तो मुझ जैसे लोगों को अगर ये लोग राजद्रोही होना समझते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? यानी अंग्रेजों को, जो इस तरह के लोगों को सजा दे रहे हैं। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा कि सत्याग्रही जो है वो शाम को 6 बजे रात से चले थे और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। अब समस्या इन लोगों के सामने थी मही नदी को पार करने की, कि मही नदी को कैसे पार करेंगे, क्योंकि मही नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार मतलब हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। स्वराज मतलब अपना राज्य। अच्छा, कोई बता सकता है कि अंग्रेजों के समय जो भारत का राज था वो अपना राज नहीं था, क्यों? कोई बताइए मुझे। अपना राज नहीं था, स्वराज नहीं था। जब अपना राज नहीं था तो किसका राज था? हाँ, इसीलिए पर राज हो गया था, क्योंकि देश तो हमारा था, हम भारतवासी थे, लेकिन राज कौन कर रहे थे? अंग्रेज। इसीलिए हम लोगों के हाथ से स्वराज निकल गया था, और इसी स्वराज की कामना के लिए, इसी स्वराज को वापस लाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। जनसभा में गांधी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रिटानी मने ब्रिटिश कुशासन। ब्रिटिश का हिंदी है ब्रिटानी। कुशासन यानी बुरा शासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। रंक से राजा, रंक यानी भिखारी। उन्होंने कहा कि इस राज में, यानी इस ब्रिटिश शासन में सब राजा से रंक तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसा सरकार न चाहती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों जानो कि राक्षसों की हत्या नहीं होती है, उनका संहार होता है, उनको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए संहार शब्द आया है बुरी चीजों को मारने के लिए, यानी राक्षसों के वध होता है, उनकी हत्या नहीं होती है, उनका संहार होता है, उनका वध होता है, तो उनका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों के सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। ये गांधी जी का मानना था कि ये यात्रा जो थी ये हवाई जहाज या मोटर कार से नहीं की जा सकती है, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जो यात्रा की गई है वो भी एक तरह से धर्म की बात है, और वो भी एक तरह से पूजा पाठ से कम नहीं है, वो भी एक तपस्या से कम नहीं है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे।
समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते थे। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट पर सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। अंग्रेज की जो सरकार थी, पुलिस जो थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जो हो सकता है कि यहाँ पर नमक सत्याग्रह आंदोलन पढ़े हो ना, कि हो सकता है गांधी जी यहाँ चुपके से आकर नमक बना ले। लेकिन जो अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम चुपके से और अचानक करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नमक के सारे भंडार वहां से हटा दिए गए ताकि इसका भी कोई खतरा कोई न ले। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। यानी कोई भी यात्रा जो धर्म की यात्रा होती है, उसको किसी मोटर कार या किसी के कंधे पर बैठकर नहीं पूरी करनी चाहिए। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थीं, डांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे। आधी रात में लोग गीत गा रहे थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, डांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का डांडिया नाश, देखो भगवान का डांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा घना हो गया था और छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। अब खूब अंधेरी घनी रात में एक छोटे छोटे दिए जलाकर उस अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए और सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उसके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। यानी लोगों ने जो दिए जलाए थे किसके लिए? गांधी और उसके सत्याग्रहियों के इंतजार में। अब समझ में आया कि दोनों तटों पर काफी अंधेरी रात थी, घनी अंधेरी 1-2 बजे की रात में, और उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग अपने हाथों में दिए लेकर गांधी जी और सत्याग्रहियों का इंतजार करने लगे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव पर पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। यानी नाव को चलाने वाले कौन थे? रघुनाथ काका। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। वहीं सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी करीब रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। यानी सत्याग्रही जो मही नदी को पार करके सब लोग आ रहे थे और रात में उन्होंने चलने का काम किया था, काम कर रहे थे, तो इसीलिए दोनों जो तट थे, मही सागर के दोनों तट, वो बिल्कुल सुनसान और अंधेरे में थे। लोगों को कठिनाई न हो, जो सत्याग्रही आ रहे थे गांधी जी के साथ, उन्हें कष्ट न हो, इसीलिए लोगों ने
दिए जलाकर रखे थे। ठीक है, अब समझ में आया दिए जल उठे। इतने सारे दिए एक साथ क्यों जले? महिसागर के तट पर तट के अंधेरे को दूर करने के लिए और सत्याग्रहियों को किसी तरह का कोई कष्ट न हो, ठीक है, तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए ही दिए जलाए गए थे। समझ में आया सबको? हाँ, हेलो हेलो, बोलो। अब इसमें जितने शब्दार्थ हैं उसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। हर पेज में जो लिखा हुआ है शब्दार्थ उसको वर्तनी के साथ लिखेंगे बच्चों। यहाँ पेज नंबर शुरू में ही देखिए 41 में यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है, मनाही का आदेश। किस शब्द का है अर्थ? निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा शब्द का अर्थ है मनाही का आदेश। उसके बाद दूसरा शब्द है स्वीकार। स्वीकार जो है वो किस शब्द का अर्थ है? बताओ, 2 नंबर क्या है यहाँ पर? कबूल। कबूल शब्द का अर्थ है स्वीकार। उसके बाद तीसरा शब्द है क्षुब्ध। क्षुब्ध शब्द का अर्थ है अशांत और नाराज। ये सब कॉपी में लिख लोगे तुम लोग। उसके बाद पेज 43 में देखो, फिर नंबर 1 यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य उसको कहा जाता है। यहाँ पर नंबर 1 खोजो, कहाँ पे है? प्रतिक्रिया। सेकंड स्टेंजा में दिया है, मिला सबको? पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, दिखाई दिया सबको? तो प्रतिक्रिया शब्द का अर्थ यहाँ दिया हुआ है नीचे, किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। उसके बाद है भर्त्सना। दूसरा शब्द है भर्त्सना, इसका अर्थ है निंदा। तीसरा शब्द है यहाँ पर पारित। पारित शब्द का अर्थ है पास करना। उसके बाद नजीर। नजीर शब्द का अर्थ है उदाहरण। उसके बाद है 5वां शब्द भव्य। भव्य शब्द का उदाहरण अर्थ है शानदार। मैं शब्दार्थ भी दे सकती हूँ परीक्षा में जब भी टेस्ट होगा संडे को। नेक्स्ट है रियासतदार। 44 पेज में देखो, रियासतदार का अर्थ है रियासत या इलाके का मालिक। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रयाण। प्रयाण शब्द का अर्थ है यात्रा।